और लीडरों ने सिर्फ एक चीज़ मांगी कि साहब बहस हो, हर कानून जो है उस पर बहस हो। हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते। झगड़ा एक हाथ से नहीं होगा, ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। अगर आप भी कोऑपरेट करेंगे, हम भी कोऑपरेट करेंगे, तो हम लोग देश के मसलों को मिल के हल कर सकते हैं। हम देश के दुश्मन नहीं हैं, हम देशवासी हैं। हाँ, हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं। कल ये भी हो सकता है कि आप इधर होंगे, हम उधर होंगे। इसलिए आप मेहरबानी करके बहस करिए। वादा किया कि बहस करेंगे, मगर जब हाउस में पहुंचे, जैसे बिल लाए थे वैसे बिल वापस कर लिया। एक भी अल्फाज हमसे बोला नहीं। ये तो हाल है, ये तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का हाल है। जहां कोई सुनने वाला नहीं बैठा, जहां वो समझते हैं कि हमारे पास इतनी बहुमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ना देश को जमीन दोस्त कर दें। नहीं देखते हैं। अभी देखिए, पंजाब में 50 किलोमीटर बीएसएफ के हवाले किया। क्यों? क्या उनकी पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? 5 किलोमीटर लीजिए। अब वहां भी वैसा ही झगड़ा होगा जैसे आपने नागालैंड में देखा, जहां बेगुनाह मारे गए। उसका इंतजार कीजिए, ये भी होने वाला है। समझते नहीं, सोचते नहीं। बिला सोच समझ जो मर्जी है वो कर लेंगे। हाल देखिए, उन किसानों के लिए उस वक्त सलोत्रा साहब जानते हैं, हमने किसानों को खाद भी दी, हर चीज दिया जिससे किसान उठ सके। वो किसान उठ गया और हम लोग उनको बचा सके, उनके खानदानों को बचा सके, अपनी रियासत को बचा सके। आज मानते हैं ये कि 100% नुकसान हुआ, सही है। स्टेट और कैलेमिटी स्टेट बस राजा आएगा, राजा जाएगा, बाकी जाए या न जाए कुछ परवाह नहीं। ये है। और झूठ, कितना झूठ। प्रेस वालों ये सुनो, जब कश्मीर में 7 हिंदू मारे गए, कश्मीरी पंडित डर के जम्मू अपने घर भाग के आए। ईमानदारी से कहता हूं कि हो सकता है हम भी शिकार हो जाएं। और हमारे लाट साहब क्या कहते हैं उस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में थी, कि कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया। कितना झूठ। अरे उस खुदा से तो डरो जिसके सामने तुमने भी जाना और मैंने भी जाना। वहाँ क्या कहोगे? अरे ऐसी हुकूमत को लात मारो और कहो कि मैं जा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इससे तो बेहतर सतपाल मलिक है, जो आज दन्ना के बोलता था, किसानों के लिए बोलता था या नहीं? इनको कौन सा सांप लड़ गया कि सच बोलने से? फिर कहते हैं टूरिज्म बड़ा चलेगा। हजूर, एक गोली टूरिस्ट को लग गई कि मैं भी देखता हूँ कौन टूरिस्ट आता है। पहले तो कोरोना वायरस ने हमारा सब कुछ बिठा दिया। माता के लोग आते थे, कितने आए? पहले तो जब हमारा 5 अगस्त को उठा के ले गए, कौन आया? मैं भी जब वज़ीर आला था, कारगिल का वॉर हुआ, उस वक्त हमारे यहाँ 8 लाख लोग थे कश्मीर। हमारे पास जगह नहीं थी उनको रखने की, गाड़ियों में सो रहे थे। फिर हमारे लोगों ने, हमारे भी लोग जो है ना पैसा बनाने वाले, टैक्सी वालों ने कहा देखिए अब सड़कें बंद हो जाएंगी, अब फौज आने लगी, आप यहीं बंद हो जाओगे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा एक दोस्त था, मुस्तफा जानता होगा उसको, चांदनी चौक का, बहुत अमीर करोड़पति। उसकी छोटी बेटी, उसको शुगर की बीमारी थी।
जहाज नहीं आए, रोने लगा, मेरे पांव पे गिरा वो अरबपति आदमी, उसको याद है? वो कहने लगा डॉक्टर साहब हमें बचाइए। मैंने क्यों, क्या बात है, क्या? ये कह रहे हैं वो फौज तैर रहे हैं, हम क्यों ना मर रहे हैं? कहे नहीं जनाब हम जिंदा हैं। गोल्ड कार्ड आया, ये कह के कि आपको 5 लाख का हम जो है इंश्योरेंस मिलेगी आपको। मैं सुनाओ, एक साहब आयुष्मान कार्ड, एक आदमी बंबई में बीवी का इलाज करा कैंसर का, आयुष्मान कार्ड दिखाया। दिल्ली में अभी यहीं के एक डॉक्टर साहब एक बड़े अस्पताल में इलाज, छोटी बेटी है, हाँ कहाँ जाएगी? मैंने कोई घबराओ मत, मैंने जहाज में उसको जम्मू लाया। आप यकीन करेंगे, जम्मू जो ही हवाई जहाज से वो नीचे उतरा, पहले ज़मीन को उसने चूमा कि भगवान शुक्र है मैं बच गया। ये हाल था। और फिर ये ढींगे मारते हैं टूरिस्ट आएंगे, ये आएंगे, क्या तूफान है? अरे सच तो बोलो कि हमारी हालत क्या है? सच बोलने से डरते हो? आज ईमानदारी से मैं कहता हूं, अगर कश्मीर जाएंगे आप जाइए, मैं आपके मीडिया से कहता हूं, और देखिए कितने बच्चे वहां पे हिंदुस्तान का नारा मारेंगे जिंदाबाद। जरा देखिए, पहली गोली हमें मारेंगे जो भारत के साथ खड़े हैं, और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। हम बर्दाश्त करेंगे जुल्म, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक दिन आएगा, जिस तरह मूसा आया और फिरौन को डुबो गया, सारी लश्कर डूब गई और बनी इस्राइल को बचा के ले गया। इंशाअल्लाह वो आएगा और हम लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। हमने कभी भारत के खिलाफ नारा नहीं मारा, कभी नहीं। हमें पाकिस्तानी कहा गया। यहां जम्मू में जो भी हमारा कारकुन था, पूछिए इससे, तो पाकिस्तानी है। शुक्र करो हमें खालिस्तानी नहीं बताया, मुझे वो भी बनाया कि यही बिंद्रावाला से मिला हुआ, ये कर रहा है। अरे मैंने कहा यार खुदा के वास्ते, किस गुरुद्वारे में गोली चली? और फिर आज भी खा कर बातें करते हैं, नहीं खाया जिससे हम डर जाएंगे। हम वो लोग नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे आपका, और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पे हैं, और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गौडसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। वो भी डिक्लेयर किया। उसके बाद दे रहे हैं 600 रुपये। अरे भाई कुछ तो सोचो, क्या उस किसान को और तुम गिरा रहे हो और फिर उनकी जमीनें ले रहे हो? क्या हक है तुम्हें? तानाशाही है। उससे डरो जो सबका मालिक है। जब उसका कहर आएगा कुछ नहीं बचेगा, उसमें नमाजी भी उड़ जाएगा, मंदिर जाने वाला भी उड़ जाएगा, अच्छा और बुरा आदमी भी उड़ जाएगा। उसके बाद में फ़र्क नहीं रहता। जब ओले बरसाता है वो नेक आदमी का खेत में भी और बदमाश के घर में भी फेंक देता है, वो भी फ़र्क नहीं करता। इसलिए उसकी आफत से बचो और किसान की सोचो, इस गरीब बच्चे की सोचो जो बेकार, उसका बाप जिसने अपने पेट पे पत्थर रखा और अपने बच्चे और बेटी को पढ़ाया कि कल वो उसके घर को चला सके। आज वो बटा अगर आज वो नशे में पड़ा हुआ क्योंकि वो देख रहा है कि वो अपने बाप को और माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उनके आंसू देख रहा है
उनके अरमान देख रहा है टूटते हुए कि क्या हुआ इसको, कहां जाएगा। क्या इनको होश नहीं आ रहा? वहां घंटियां बज रही हैं, होश करो। मैं कहता हूं होश करो। इसी तरह आनन फानन दरबार मुंह बंद। दरबार मुंह कोई जम्मू के लिए मेहरबानी नहीं थी या कश्मीर के लिए मेहरबानी नहीं थी। ये लोगों को इकट्ठे रखने की कोशिश थी महाराजा साहब की कि जम्मू और कश्मीर, एक तरफ से डोगरा कल्चर, एक तरफ से कश्मीरी कल्चर, एक तरफ से बुद्धिस्ट कल्चर, इनको जोड़ के रखें। जम्मू कश्मीर का दरवाज़ा है, कश्मीर लद्दाख का दरवाज़ा है। ये दरवाजे ही तोड़ना चाहते हैं। आज जाइए देखिए किस तरह वो बेचारा गरीब दुकानदार यूं बैठा हुआ है, ये देख रहा कि कब कोई आएगा कि मैं 2 रोटियां इज्जत की खा सकूं। हमारे अस्पतालों की हालत क्या है? हमारे गरीबों को कैंसर के लिए मुंबई जाना पड़ता है, रास्ते पे दरबदर होते हैं। कब यहाँ पे वो वक्त आएगा कि यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट आएगा? ये जो बड़ा अस्पताल आप देखते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेरी कश्मीर की देन है। कभी भूलिए मत, बोलिए इनसे, ये जो आज दना रहे हैं, पूछिए। और फिर भी हम पे उंगली उठाते, हम देशद्रोही हैं। अरे देशद्रोही तो तुम हो जो सिर्फ ये रोज चिल्लाते रहते हो हम हुकूमत में आएंगे, हम हुकूमत में आएंगे। आओ ना, कौन रोकता है? आओ, अगर ईमानदार इलेक्शन करो। ये ना कि मशीनें पहले से बना के लाओ, फिर लोगों के घरों में जाओ और कहो तुम्हारा धर्म खतरे में है। अरे इनका धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। वो कब तुम समझोगे? हर गांव में इन इंसानों को बिठा रखा है, हमारी माँ बहनों को चक्कर देने के लिए। ये देश हम सबका है, ये सिर्फ बीजेपी का देश नहीं है, हर एक इंसान का देश है ये। और हर एक इस इंसान के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। काम है। मुझे याद आता जब करगिल का वॉर हुआ, हमारे पास पैसे नहीं थे दिल्ली में। वाजपेयी जी ने मांगा, 24 घंटे में लोगों ने अपनी अगर अंगूठी होगी या कंगन होगा या कोई भी छोटी भी चीज़ होगी वो दे दी, और 650 करोड़ मेरे ख्याल से कुछ दिनों में जमा हो गया। ये वो कौम है जिनने अपने आप को छोड़ दिया, मगर ये सोचा कि देश बच जाएगा तो हम बच जाएंगे। आज ये कहते हैं नहीं, हम बचने चाहिए, देश देखा जाएगा। इसकी तरफ सोचे। और आपको इस जमात को मजबूत करना है तो उसके लिए संघर्ष करना है, अपने हक के लिए संघर्ष करना है। नहीं तो आपके बच्चे दरबदर होंगे और आप कभी भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। 16 करोड़, मेरे पास 37 करोड़ थे यहाँ के कामों के लिए। मैंने कहा ये सब काम बंद करो, किसान पहले जिंदा रहेगा तब हम लोग आगे चल सकते हैं। किसान अगर मर गया तो कुछ ही नहीं चल सकता। मुझे याद है जब मैं चौधरी चरण सिंह जी से एक दिन मिलने गया, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे और मेरे वालिद ने एक खत दिया था, मैं उनको देखने गया और वो खत दिया तो मुझे उनने अपनी किताब दी और उनके शब्द थे मुझसे, बेटा फारूक, ये उद्योग जो लगे हुए हैं ये तब चलेंगे जब किसान उठेगा, क्योंकि किसान इन उद्योगों का फायदा उठाएगा। 750 किसानों ने शहादत दी
और जब इनने देखा कि 5 रियासतों में ये हार जाएंगे, खुद सतपाल मलिक जो यहाँ के गवर्नर थे, उनने इनसे कहा तुम हार जाओगे। और जब इन्होंने देखा यूपी में इनके जलसे कुछ भी योग नहीं थे, तो इनको लगा कि भाई हमारी नैया जो है वो डूब रही है। तो फौरन ऐलान किया कि हम ये तीनों काले कानून जो वापस लेंगे। ये कानून हमने लोगों के लिए बनाए थे, वो समझ नहीं सके। और जिस तरह पार्लियामेंट में पहले पास किया था, हमने कहा था उस वक्त भी कि साहब इस पे बहस कीजिए, बहस से पता लगेगा सही क्या है और गलत क्या है, या फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजिए, वो इसको देखे, उसके बाद हम इसको पास करें। नहीं माना, एक अल्फाज नहीं माना, वॉकआउट करना पड़ा। आज जब इनने वो बिल विड्रॉ की, हमने तब भी मांगा इनसे कि साहब बहस करें, बात करें। पार्लियामेंट शोर करने के लिए नहीं है, पार्लियामेंट बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मसले देश के हल करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं है। मगर उसके बगैर चलता ही नहीं। पार्लियामेंट के शुरू होने से पहले मीटिंग की सारे लीडरों के साथ, डिफेंस मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बैठे हुए थे। चल रहा है यार। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट गुप्ता साहब, हमारे जोन के प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हैं, रामपाल जी, दूसरे साथी जमात के हैं, स्टेज पे हैं, और भाइयों और बहनों और मीडिया का शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। रेजोल्यूशंस आपके सामने आ गए और बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन आपने लाए, उसका मैं आपको मुबारक करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, रियासत की हालत अबतर है, खराब है। वो कोई भी आप मुद्दा ले लीजिए, जैसे आपने बेकारी का मसला ले लिया। हमारे बच्चे और बच्चियां, जैसे आपने कहा, पढ़ी लिखी हैं, कोई गांव नहीं है, कोई पहाड़ की जगह नहीं है जहां उनने पढ़ा नहीं है, मगर बेकार है। बैंक में नौकरियां लगाई, पंजाब और हरियाणा से लाए। क्या हमारे बच्चे और बच्चियां इस काबिल नहीं थे कि वो बैंक में काम कर सके? अफसोस आता है मुझे इस हुकूमत पे कि उन्होंने हमारे बच्चों को धक्का मार दिया और बाहर से बच्चे लाए। ये हमें मंजूर नहीं है। और वक्त आएगा कि उन बच्चे और बच्चों को वापस जाना पड़ेगा और हमारे बच्चों को वो नौकरियां हासिल करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो आपने अच्छी कही, महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई आसमान से बात कर रही है। आपने भी देखा होगा, अभी जब चरागाह हुआ वाराणसी में, यूपी के अंदर, क्या हुआ? उसके बाद वो गरीब लोग गए और दीयों से वो तेल निकाला। जब उनसे पूछा गया ये तेल क्यों निकाल रही हो, उन्होंने कहा हमारे पास वो दाम नहीं है कि आप 200 रुपये 1 किलो तेल का दे सकें, हम इसी से कुछ थोड़ा सा पका लेंगे। ये हाल है हमारे भारत का, जो आसमान से चिल्लाते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ज़रा उन गरीबों को तो बोलो, जो दियों का तेल लेकर अपना खाना बना रहे हैं, उनसे ज़रा बात करो। हम बहुत ऊपर से बातें करते हैं, आसमान से बातें करते हैं, ये है वो है, यहाँ हो गया वहाँ हो, और हम इनको डेमोक्रेसी दिखाए कि हम आपको सुनना चाहते हैं और आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। अरे मुझे याद है, मेरे वालिद कहते थे जब जवाहरलाल बैठा रहता था हाउस में, आजकल के वजीर आजम हाउस में नहीं बैठते, जवाहरलाल बैठता था और लोहिया साहब ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, जवाहरलाल खामोशी से सुनता था।
ये था कैरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मादाए बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं, एबल टू लिसन। आज वो एबल टू लिसन जो है गायब हो गया। आज कोई भी तैयार नहीं है वो बात सुनने के जो से, क्योंकि आजकल हमें सब चापलूस चाहिए जो सिर्फ मक्खन मारे। जनाब सूरज आज इधर से नहीं, जनाब आप आए सूरज इधर से निकलता है। क्या बात, आज तो चांद चमक रहा है हुजूर, और आपके चेहरे पे जो नूर है, आहा, भगवान का भी ऐसा रूप नहीं। ये तो हमारे लोग हैं। और जब कल कुर्सी से उतर जाएंगे, न सूरज ही रहेगा, न रूप ही रहेगा, न वो लोग होंगे जो उनको मक्खन बाज रहे। याद रखना, मैंने देखा मैंने वो नरसिम्हा राव का हाल देखा। जब कुर्सी पे था, लोग पैरों पे पड़ते थे, ये हमारा अंदाता है। और जब कुर्सी से उतर गया, वो स्टेज पे उसको जगह नहीं देते थे कि बैठे, और डरते थे कि कहीं कोई देख न ले कि यहाँ बैठा हुआ है। वो भी मैंने देखा। इनको भी उस चीज से डरना चाहिए। वक्त नहीं रहता, वक्त चलता है। इसलिए गुजारिश करूंगा, अपनी तंजीम को मजबूत बनाइए, और जहां हमारी गलती है वो बताइए, तभी ये ठीक होगा। मैं पूरी बहुमत से आया था 96 में, पूछिए, सब बैठे मेरे मिनिस्टर थे। मैं सबसे ज्यादा टाइम उनको देता था जो अपोजिशन में है, कि मैं सुनो इन्हें, और बैठा रहता था। जो ये तनकीद करेंगे तो हो सकता हम गलत हैं, उसको ठीक करें। बल्कि दो, मगर शुरू है, कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है एक चीज बनी, और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपके साथी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो इसको और मजबूत करेंगे, और इनमें ये भर देंगे, कि जज्बा भर देंगे। आज डोगरी बोलने वाले खत्म हो गए, बड़े नारे मारते थे डोगरा देश, कहां गया वो? आपसे भी कहूंगा, आगे से आप कन्वेंशन करें, डोगरी में बात करवाइए, डोगरी में रेजोल्यूशन लाइए। ये हमारा मकसद है, क्योंकि पहचान आपकी है डोगरी। पंजाबी भी यहां पे हैं, आपकी पहचान पंजाबी है, मगर आप इस रियासत के एक हिस्सा हैं। इस चीज को याद रखिए। मैं जब आया था, मैंने पहली चीज यही की थी कि जबानों को फिर से उभारें। कश्मीर में हम लोग अंग्रेजी बोलते, जैसे हमारे माँ बाप अंग्रेज थे, अपनी जबान नहीं बोलते। किसी बच्चे से पूछे कश्मीरी आती है, जवाब देगा नो नो नो, आई एम नाउ ओनली इंग्लिश, जैसे उसका बाप वहां से आया होगा। यह हाल है। आपकी पहचान है तो डोगरी है, उसको मजबूत कीजिए। पहाड़ी है, पहाड़ी मजबूत कीजिए। गोजरी है, मजबूत कीजिए। हमारे यहाँ गुरेज वगैरह में शीना बोलते हैं, उसको मजबूत कीजिए। हर जबान जो है वो प्यारी है, कोई जबान देश की दुश्मन नहीं है। ये समझते हैं कि अपनी जबान दुश्मन है, नहीं है। जिसको अपनी जबान नहीं आएगी वो किसी काबिल नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो दें। और ये नशे वाली दवाएं जो बेच रहे हैं उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए, क्यों हमारे लोग हैं, बाहर से नहीं है। हमारे लोग हैं जो हमारे बच्चों को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। यहाँ पे शराब वालों के ठेके थे, मैं शराब नहीं पीता,
मगर जो पीते हैं मैं उनको रोक भी नहीं सकता। इलेक्शन जीतने के लिए लानत है, ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए जहां आप इंसान को इंसान से लड़ाएंगे, ऐसा इलेक्शन होना नहीं चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो अपने कामों पे लड़िए। आपने किया क्या? राम को लाते हैं। हमने राम जी का मंदिर बना लिया। मैं कल मस्जिद बनाऊंगा, मैं कहूंगा मैं मस्जिद बनाई है, मुझे वोट दो। नहीं, वोट चाहिए तो अपने काम पे वोट लीजिए। जो आपने काम किया, लोगों को उनकी भलाई की है, उनकी गरीबी दूर की है, उनकी बीमारी दूर की है। क्या गंगा में वो लाशें बह नहीं रही थी? क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं थे। क्या जम्मू वासी भूल गए? यहां गैस नहीं थी, ऑक्सीजन से कहते हैं। मुझे खबर थी, इन लोगों ने पार्लियामेंट में बैठा था, हर्षवर्धन साहब मिनिस्टर थे हेल्थ के, वो तकरीर कर रहे थे। मैं खड़ा हो गया, मैंने स्पीकर साहब मुझे माफ़ करना, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ मिनिस्टर साहब को, मैं मिनिस्टर साहब से माफ़ी मांगता हूँ। मगर ये देखिए कि जम्मू में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, और आप कहते हैं देश आसमान की तरफ जा रहा है। हम वैक्सीन दूसरे मुल्कों में बेच रहे हैं, खुद अपने लोगों को मरवा रहे हैं। वो कहते हैं पहले घर की तरफ देखो, फिर दूसरी तरफ देखो। अरे इतना भी नाम कमाना है उन मुल्कों से, तो अपनी लाशों से मत कमाइए, अपने देश के वासियों से मत कमाइए। पहले देशवासियों को बचाइए, फिर दूसरी तरफ सोचिए। यह हाल था। कभी अगर मुझे एक भी ठेकेदार बोले कि फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पैसा दिया हो, तो मैं इस कुर्सी से उतरने के लिए तैयार बैठा। मगर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि नए लाने थे, उनसे ये लेना था, और जो बेचारे बाकी थे वो 8 हमारे वो बर्बाद हो गए, उनके घर बैठ गए। क्या है ये लोगों की हुकूमत? क्या लोगों की सोचते हैं? आज तो खुद कविंदर गुप्ता जी कहते हैं कि यहाँ पे ये जो अफसरशाही है, इस अफसरशाही को ख़त्म करो, नहीं तो यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। खुद मीडिया जानता है। मैं भी देखता हूँ कविंदर जी कितना ये सुनते हैं आपका, आप तो इन्हीं के आदमी हो। हर तरफ से तानाशाही है। फोन उठाने के लिए अफसर तैयार नहीं। मैं तो 60 साल तक रहूंगा इस कुर्सी पर, तुम कौन? तुम तो आज एमएलए बन जाओगे, 5 साल के बाद गायब हो जाओगे। इसको बदलाना है। लोग मालिक हैं, अफसर मालिक नहीं है। लोग मालिक हैं, ये कभी भूलिएगा नहीं। हिंदुस्तान के उन लोगों ने जो संघर्ष किया आज़ादी से, अंग्रेजों से निकलने के लिए, उसने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि हम कुर्सियों पे बैठेंगे। उनने संघर्ष किया और अपनी जानें दी। कभी जलियांवाला बाग नहीं भूलिएगा, कभी भगत सिंह और उसके साथियों को भूलिएगा नहीं। कितने ही ऐसे हैं जिनने कुर्बानियां दी कि एक दिन हम इन अंग्रेजों से निजात मांग सकें। मगर इसलिए नहीं कि वो चले जाएंगे और दूसरे अंग्रेज यहां बैठ जाएंगे, इसलिए नहीं किया। नारा मारते हैं ये कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। कौन सी डेमोक्रेसी? कौन सी? 12 मेंबर राज्यसभा के आपने मुअत्तल किए क्योंकि आपने बिल पास करने हैं, वो पास नहीं होंगे क्योंकि आपके कम नंबर हैं, इसलिए उनको पिछली पार्लियामेंट के सेशन में जो आपने किया उस पर निकाला गया। ये डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी? अफसोस। मुसलमान है, ये सिख है,
उनको पैदा करने वाला वो है। मुझे अगर नेहरू के ख़ानदान में पैदा किया होता, मैं आज ब्राह्मण होता, और अगर इंदिरा गांधी को मेरे बाप के घर में पैदा किया होता, वो मुसलमान होती। हमारे संतान देने वाला वो है। वो किसको क्या देता है वो उसकी मर्जी है। और फिर ये हम पे आरोप लगाए। मुझे अफसोस आता कभी। एक दिन इनको होश आएंगे, मगर पानी बहुत बह गया होगा, बहुत बह गया, और इस धारा को वापस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आपसे भी बोलूं, कल अगर खुदा आपको हुकूमत देगा तो आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत होंगी, मगर उन मुश्किलों का सामना करके हमने इस रियासत को इन मुश्किलों से निकालना है। कोई चीज आसान नहीं है। हम समझे कि नहीं भगवान ऊपर से आ जाएगा, आसानी कर देगा। नहीं, भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग उसकी कोशिश नहीं करेंगे। हमने करना है, हमने उठना है, हमने वो रास्ता इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हक वापस आए। हम इनसे कोई और नहीं मांगते, हम इनसे महल नहीं मांगते, हम इनसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मांगते, प्रेसिडेंट ही नहीं मांगते हैं। हम इनसे अपना हक मांगते हैं जो तुमने हमसे छीना है, वो वापस करो। यहां लोगों को खुशियां वापस दो। आपने वादा किया था हमसे, वजीर आजम, याद करिए, आपने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी हम दूर करेंगे। मुझे बताइए 24 जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर की और कौन सा दिल से आपने हमें मिलाया? बताइए, यहाँ के लोगों को बताइए। झूठ बोलने के लिए तो आपने बड़े लोग रख रखे हैं, वो तो रोज हर ना कोई ना मीडिया ये फेंकता रहता है। मगर नफरतें बंद करिए, नहीं तो देश नहीं रहेगा। ये जो नफरतें पैदा कर रहे हो, धर्मों की लड़ाइयां लड़ रहे हो, धर्मों की लड़ाइयां छोड़ो और कर्मों की लड़ाई लड़ो। और कर्मों की लड़ाई लड़ोगे तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा, भारत मिट जाएगा। लाइए, आप जहाज लाइए, रूस से जो भी आप ला सकते हैं लाइए। उससे आप देश को नहीं बचा सकते हैं। देश को बचा सकते हैं तो ये लोग बचा सकते हैं जो देशवासी हैं, ये कुर्बानियां देते हैं। इनके बच्चे हैं जो आज बॉर्डर्स पे हैं, लड़ रहे हैं। उस सर्दी में जहां 20